हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आज हम जो है यूजीसी नेट का जो है मैराथन सीरीज कर रहे हैं। मैराथन सीरीज उसका ये पार्ट 5 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ जहाँ तक हमने पढ़ा था पहले। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना ये कंसिस्ट ऑफ 30 वॉल्यूम्स, ये याद कर सकते हो आप। देखो, सबसे पहले जो इंसाइक्लोपीडिया शुरू हुआ था वो ब्रिटानिका वाला जो इंसाइक्लोपीडिया है यूके में, वो था। उसके बाद अमेरिकाना वाला शुरू हुआ। उसके बाद और जितने इंसाइक्लोपीडियाज हैं वो उसके आगे आते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना कंसिस्ट ऑफ 30 वॉल्यूम्स, ये याद कर लो आप। अब देखो, पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना है ग्रॉलियर, ये याद कर सकते हो आप। अमेरिकाना जो है इंसाइक्लोपीडिया, उसके पब्लिशर ग्रॉलियर, इसके 30 वॉल्यूम से याद कर लो। देखो, व्हाट इज कंटेंट इन पार्ट 3 ऑफ द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। तो पार्ट 3 में जो है न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो आउटलाइन ऑफ द नॉलेज है, वो पार्ट 3 में है। ये आप याद कर रहे हैं, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पार्ट 3, तो आउटलाइन ऑफ द नॉलेज। अब देखो, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश फ्रॉम यूके। एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश फ्रॉम यूके। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि EN लगा हुआ है, तो एमराल्ड से एम्पायर, तो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था। ये बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ कि एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस जो है ये पब्लिश होता है यूके से। ठीक है जी। अब यूज ऑफ प्रोपेडिया ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्स जो है, यूज ऑफ प्रोपेडिया ऑफ न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो ये क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्स के लिए यूज होता है प्रोपेडिया। देखो, अब एक और प्रोपेडिया पे एक और ये है नोट्स, मैं आगे बता देता हूँ। विच पार्ट ऑफ द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज यूज फॉर रेडी रेफरेंसेज, तो प्रोपेडिया। रेडी रेफरेंसेज के लिए क्या यूज होता है, तो प्रोपेडिया। तो आप ये याद कर सकते हो कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से रिलेटेड है क्लासिफाइड, जैसे प्रोपेडिया, और वो क्लासिफाइड सब्जेक्ट इंडेक्स और रेडी रेफरेंसेज, ये आप याद कर लेना, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से रिलेटेड है। अब देखो, पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, तो M. डेकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पब्लिशर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, तो ये M. डेकर याद रखो। और वो क्या था, आपका जो अमेरिका वाला था उसका नाम था ये ग्रोलियर। ठीक है जी। अब देखो, एडिटर्स ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो ये है एलन केंट और हैरोल्ड लैंसर। एलन केंट और हैरोल्ड लैंसर। तो देखो, इसके आपके जो हो गया इंसाइक्लोपीडिया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज का पब्लिशर हुआ M. डेकर और एडिटर हुआ एलन केंट और हैरोल्ड लैंसर। ये पूछा जाता है तो याद कर लो। अब देखो, द पर्सन हु प्रोपाउंडेड वन प्लेस थियरी इन क्लासिफिकेशन, तो ब्राउन। वन प्लेस थियरी इन क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन जैसे आप जानते हो, तो वन प्लेस थियरी इन क्लासिफिकेशन जो आदमी प्रोपाउंड किए थे उनका नाम था ब्राउन। ये आपको याद रखना है। तो वो बहुत सारे इसमें ऐसे चीज़ हैं जो आप समझोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेसिकली चुपचाप याद कर लो तो वही ईजी होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं वैसे लेक्चर्स लाऊंगा जिसमें सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँगा 1 बाय 1, लेकिन यहाँ पे हम यूजीसी नेट के लिए मैराथन क्लास चला रहे हैं, तो आपको कम टाइम में जो है 1 लाइनर्स के माध्यम से जो है आपको सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत चीज़ें जो हैं आपको सीधे रट्टा मारना पड़ेगा। तो द पर्सन हु प्रोपाउंडेड वन प्लेस थियरी इन क्लासिफिकेशन, तो इसको ब्राउन है। द पर्सन हु प्रोपाउंडेड वन प्लेस थियरी क्लासिफिकेशन, तो ये ब्राउन हो गया। अब देखो, हु इज़ द पब्लिशर ऑफ बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंस, बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ साइंटिस्ट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। चार्ल्स स्क्रैबर्स सन्स जो है, चार्ल्स स्क्रैबर्स सन जो है वो आपका बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ
साइंटिस्ट के हैं। तो ये आपको याद कर लो। देखो फ्रॉम विच लैंग्वेज द टर्म डिक्शनरी हैज़ बीन टेकन। तो डिक्शनरी जो है सो लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है जी। देखो मोस्ट ऑफ द जो आप देखोगे इसमें लाइब्रेरी साइंस में, तो वो लैटिन वर्ड से ही लिया गया है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में जो है ग्रीक वर्ड भी है। तो लैटिन वर्ड अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो आप लैटिन को टिक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। डिक्शनरी जो है सो लैटिन वर्ड से लिया गया। द प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन इज मेनली एप्लीकेबल इन कैटलॉगिंग। देखो अब लोकल वेरिएशन किसे कहते हैं। लोकल वेरिएशन मान लो कि देखो जैसे कैटलॉगिंग क्या होता है, तो एक बुक है कोई, तो उसका कैटलॉग बनाया जाता है कि आपको एक एक इंडिविजुअल बुक नहीं सर्च करना पड़े, उसके बदले उसका एक जो इन्फॉर्मेशन जो है कैटलॉग पे ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, कौन सा सीरियल है, नंबर ऑफ पेजेज वगैरह उस पर लिखा रहता है। तो अब देखो लोकल वेरिएशन जो है वो क्यों आता है। अब देखो जैसे मान लो कि हिंदू फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, तो उसमें जैसे 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज़्म आता है, तो उसमें अलग 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 टाइप्स होता है। लेकिन अगर ये इंडियन लाइब्रेरी है कोई रिलीजियस स्कूल में, तो उसका 5 स्कूल्स ऑफ हिंदुइज़्म या थॉट्स ऑफ मतलब हिंदू फिलॉसफी वगैरह आप अलग अलग पढ़ सकते हो, उसका द कैटलॉगिंग कर सकते हो। लेकिन मानो कि वो लाइब्रेरी जो है तो यूएसए या यूके में है, नॉर्मल लाइब्रेरी में जो अगर बुक रखी हुई है जैसे रिलीजन पे, तो वहाँ पे तो आपको केवल मतलब रिलीजन वाला टॉपिक होगा, उसी में मतलब कैटलॉग उसका बनाया जाएगा। उसे वहाँ पे जो है एक तरह से फॉरेन रिलीजन्स में आएगा, क्योंकि वहाँ का मेजर रिलीजन्स क्रिश्चियनिटी है, तो वो लोकल वेरिएंस हुआ। अगर उसी का कैटलॉगिंग जो है इंडिया में किया जाता तो वो अलग टाइप से कैटलॉगिंग किया जाएगा, यूएसए में किया जाएगा तो अलग टाइप से कैटलॉगिंग किया जाएगा। तो वो आपको यूजर्स पे डिपेंड करता है कि यूजर्स कैसे हैं वहाँ के। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन जो है तो वो कैटलॉगिंग में एप्लीकेबल होता है। अब देखो रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस इज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिव सर्विस, ये याद कर सकते हो आप। देखो चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसे। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। रेट्रोस्पेक्टिव मान लो कि जैसे पोस्को एक्ट होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड क्राइम वाला है, कि कोई चाइल्ड के साथ कोई क्राइम करता है, सेक्सुअल क्राइम जैसे हैरासमेंट का, तो उस पर पोस्को एक्ट लगता है। तो अब मान लो कि पोस्को एक्ट में लॉ जितना स्ट्रिक्ट नहीं है, तो अब कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो गया इंडिया में जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा हो, तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो कि सजा दो, मुजरिम को सजा दो, तो उसके बाद गवर्नमेंट कोई नया लॉ लाती है, उसको लॉ को कहती है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब क्राइम होने से पहले, ये लॉ बनने से पहले भी कोई क्राइम हुआ है तो उस पर भी जो है आपका यही लॉ लागू होगा, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव सर्च सर्विस इज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिव सर्विस। समझ गए कि जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है उस अनुसार जो है आपको सर्च सर्विस दिया जाएगा। तो ये याद कर सकते हो आप। अब देखो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज पब्लिश फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये आपको पता होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है। ये न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूएसए में है। अब देखो पब्लिशर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैंडबुक इंडिया, तो ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इससे पब्लिश होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये सब देखो मैथ द फॉलोइंग में आ सकता है आपको, तो ये याद करना। देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिफेंस साइंस एंड डिफेंस स्टडी, तो डेसी डॉक है, ये आप याद कर सकते हो। डी से डिफेंस, डी से डेसी डॉक, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मैथ द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है। अब हु एडिट डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, तो लेस्ली स्टीफन जो है वो आपका जो है नेशनल बायोग्राफी को ये करते हैं, एडिट करते हैं कि हाँ। ओके, ये आपका हो गया रिस्पॉन्सिव सर्विस, ये हमने बता दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यूयॉर्क हो गया। देखो पब्लिशर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैंडबुक हो गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेसी डॉक हो गया, ये मैंने बता दिया। हु एडिट डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, तो ये लेस्ली स्टीफन, ये यूएसए के हैं।
क्वेरी डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी, तो लेस्ली स्टीफन, ये आप याद करिए। अब देखो पब्लिशर्स वीकली इज पब्लिश्ड बाय आर बॉकर, लंदन। पब्लिशर्स वीकली जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये लंदन से पब्लिश होता है और ये आर बॉकर जो है। अब देखो इन विच टू पार्ट्स द बायोग्राफिकल सोर्सेज आर कैटेगराइज्ड, देखो कॉलेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफी। कॉलेक्टिव बायोग्राफी आप समझ गए कि जो जो कॉलेक्ट करके आपके पास बुक्स है, जर्नल्स है, मैगजीन्स है, उसके बायोग्राफीज हो गए। तो ये बायोग्राफिकल सोर्सेज के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, देखो बायोग्राफिकल सोर्सेज में जो कॉलेक्टिव, जो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कलेक्ट किए गए हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव, द कॉलेक्टिव में न्यू डॉक्यूमेंट टाइप आ गए ना, कि जो आप जो जैसे जर्नल्स हो गए, ये सब टाइप जो मंथली कलेक्ट किए जा रहे हैं। और रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफीज हो गया जो पहले से आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके। तो ये आप याद कर लो, कॉलेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफी है बायोग्राफिकल सोर्सेज का। बायोग्राफिकल सोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कॉलेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव बायोग्राफी। अब देखो साइंस साइटेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय थॉमस रॉयटर्स, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है सो थॉमस रॉयटर्स पब्लिश करता है। अब देखो फैक्ट्स ऑन फाइल्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर सेकेंडरी सोर्सेज। फैक्ट्स ऑन फाइल, तो प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज आपको पता होगा। जैसे प्राइमरी सोर्सेज में आ जाता है जैसे कोई बुक्स हो गया, बुक हो गया, जर्नल हो गया, उसमें कोई पेपर पब्लिश हुआ है, रिसर्च डॉक्यूमेंट हो गया, फिर आपका इंस्ट्रक्शंस अगर एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा है इंडस्ट्री में, वो सब प्राइमरी सोर्सेज में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हुआ, वो सब का अगर इंडेक्सिंग वगैरह किया जाता है कि सर्च करने में ईजी हो, वो सब सेकेंडरी सोर्सेज में आते हैं। तो वैसे ही फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वो सेकेंडरी सोर्स में ग्रुप किया जाता है, ये याद कर लेना। मैच द फॉलोइंग में भी आता है, ऐसे भी आता है। अब देखो एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स इज नॉन एज परपेचुअल एक्सेस, ये याद कर लो। परपेचुअल एक्सेस जो है, एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल्स, ये याद रखो, ये ई जर्नल्स के लिए एप्लीकेबल। अगर कोई जर्नल हार्ड कॉपी में है, तो हार्ड कॉपी मतलब क्या होता है, जो पेज पे प्रिंट किया हुआ हो, तो उसमें परपेचुअल एक्सेस नहीं होगा। ये केवल ई जर्नल्स का बैक वॉल्यूम अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो उसको परपेचुअल एक्सेस कहते हैं। अब देखो BUBL लिंक इज अ डेटाबेस। डेटाबेस किसको कहते हैं, पहले ये ला लो। अब डेटाबेस मान लो कि जहाँ पे आपको कोई स्टोर किया गया है इंफॉर्मेशन, तो वो डेटाबेस कहलाता है, ठीक है। तो BUB लिंक जो है जो अ टाइप ऑफ डेटाबेस है, ठीक है, ये याद कर लो आप। देखो डेनिस ग्रोगन डिवाइडेड डॉक्यूमेंट्स इनटू 3 कैटेगरीज, ये याद कर लो। डेनिस ग्रोगन जो थे वो डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। वैसे ही एस रंगनाथन जो थे वो 4 पार्ट में डिवाइड किए थे, वो आगे मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। वैसे डेनिस ग्रोगन 3 टाइप्स, ठीक है जी। अब देखो टुडे विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर मोस्टली यूज्ड, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब देखो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज का क्या मीनिंग होगा, कि जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ना हो, जैसे हो गया ऑडियो, वीडियो, है ना, फिर तो ये सब जो है आपका, जैसे ग्राफ्स हो गया, चार्ट्स वगैरह जो डिजिटल फॉर्म में है, तो ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज हो गया। फिर इसमें बहुत सारे जैसे सैटेलाइट्स हो गए, उससे अगर कोई सैटेलाइट कोई लैंड का डेटा या फिर ओशन का डेटा या फिर एटमॉस्फेयर का डेटा, ये सब ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर रहा हो, तो ये सब नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आता है। अब देखो हैंसन डिवाइडेड द इंफॉर्मेशन सोर्सेज इनटू हाउ मैनी कैटेगरीज, तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैंसन इंफॉर्मेशन सोर्सेज को। ये था आपका ग्रोगन जो था, डेनिस ग्रोगन, ये डॉक्यूमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हैंसन जो है इंफॉर्मेशन सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज मास मीडिया, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब मास मीडिया आप समझ रहे हो, जैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गया, तो न्यूज़ चैनल्स वगैरह हो गया तो वो सब रिटेन नहीं है ना, प्रिंट
नहीं होता है, वो आपका सैटेलाइट टीवी से हो गया या यूट्यूब से हो गया, ये सब से तो वीडियो के फॉर्म में होता है, तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज में आता है मास मीडिया। ठीक है जी। अब देखो, कवर टू कवर ट्रांसलेशन इज ट्रीटेड एट कवर करेंट अवेयरनेस सर्विस, ये आप याद कर लो। इसी में जो होता है SDI भी होता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो है ये आपका 1960s 50s में शुरू हुआ था, और ये आगे चल के जो है 1980s में जब कंप्यूटर्स आ गए तो वो सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, तो एक तरह से डिजिटल फॉर्म में जो है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट किया जाने लगा। तो तो कवर टू कवर जो है ट्रांसलेशन जो है, इसे ट्रीट किया जाता है करेंट अवेयरनेस सर्विस में। ठीक है जी। अब देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर दोज विच है फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च। फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ रिसर्च जो है, जैसे आपका कोई रिसर्च डायरी हुआ, तो रिसर्च डायरी में आप कुछ कुछ नोट करते जा रहे हो, जो भी आपका डेटा आ रहा है रिसर्च का, तो वो सब जो है तो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। ठीक है जी। अब देखो, मेन एम ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। तो रेफरेंस सोर्सेज का मेन एम क्या होता है? टू प्रोड्यूस स्पेशल फैक्ट्स। अब देखो, इसका क्या मीनिंग होगा? वैसे तो आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो स्पेशल फैक्ट्स, कोई अगर रेफरेंस सर्विस है, तो रेफरेंस सर्विस क्यों आदमी कोई उसको सब्सक्राइब करेगा? क्योंकि आपको कोई स्पेशल फैक्ट्स चाहिए हो। आपको अगर जनरल फैक्ट्स चाहिए हो, तब तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो। लेकिन मान लो कि कोई रिसर्चर है, उसे जो है नीम पे वो रिसर्च कर रहा है, नीम सीड ऑयल पे। तो नीम सीड ऑयल पे रिसर्च कर रहा है, तो उसे मस्टर्ड ऑयल के बारे में तो जानकारी नहीं चाहिए। उसे नीम सीड ऑयल पे जो भी नए जर्नल्स पे पब्लिश हो रहे हैं रिसर्च पेपर्स, जो भी थेसिस एब्स्ट्रैक्ट्स, ये सब पब्लिश हो रहे हैं, तो वो स्पेशल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा ना, वही स्पेशल फैक्ट्स यहाँ पे कहा गया है। अब देखो, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉल इन टर्शियरी सोर्सेज। ये आप याद करो, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, देखो प्राइमरी सोर्स हो गया जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया जो उसका इंडेक्सिंग वगैरह किया गया, इंडेक्सिंग क्लासिफिकेशन जो वगैरह किया गया। अब टर्शियरी हो गया जब उसी बुक का या जर्नल का ट्रांसलेशन किया गया, तो उसे टर्शियरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में रखा जाएगा। अब देखो, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स फॉल इन विच कैटेगरी ऑफ सोर्सेज। तो मैंने अभी बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, समरी टाइप, और इंडेक्सिंग उसका इंडेक्स बनाया जाएगा, तो वो किस में फॉल करेगा? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब देखो, रेफरेंस सोर्सेज किसे कहते हैं? रेफरेंस सोर्सेज हुआ विच आर यूज टू ऑब्टेन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमने पहले भी बोला स्पेशल फैक्ट्स, तो उसे रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। क्योंकि हर किसी का जो डिमांड जो होगा, रिसर्चर का, कंपनी का, सबका स्पेशल डिमांड होगा। उसे जनरल अगर डिमांड करना हो तो वो खुद देख सकते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 15th एडिशन जो है, तो 32 वॉल्यूम्स है। देखो, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो 9th एडिशन ऑफ द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका था, इसके स्कॉलर्स एडिशन कहते हैं। स्कॉलर्स एडिशन कहते हैं 9th एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को। ठीक है जी। स्कॉलर्स एडिशन आप याद करना, 9th एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 9th एडिशन को स्कॉलर्स एडिशन कहते हैं, याद कर लो। अब देखो, अब फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1768 में प्रोड्यूस हुआ था। 1768 में जो है फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब ये कैसे याद करोगे? तो ऐसे याद कर सकते हो, 17 4 जा 68 होता है, तो ये फर्स्ट डेट का 4 टाइम्स था, तो 68। तो भाई मैं ये याद करने के लिए बस बता रहा हूँ कि ऐसे आपके दिमाग में छप जाएगा कि कोई नंबर था जिसको 4 टाइम्स करने पे उसका आगे वाला 2 नंबर आता था, डिजिट, तो 17 4 जा 68, ऐसे याद कर सकते हो, फर्स्ट एडिशन। अब देखो, इन हाउ मेनी पार्ट्स न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज पब्लिश, तो 3 पार्ट्स में हो रहा है। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है तो 3 पार्ट्स में पब्लिश हो रहा है। अब ये देखो, ये जो है ना न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, अब तो ये इसका हार्ड कॉपी जो है ना, ये पब्लिश भी नहीं होता है, अब ये केवल सॉफ्ट कॉपी, मतलब ऑनलाइन ही है। ठीक है जी। अब देखो, बिब्लियोग्राफिक कपलिंग वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय MM केसलर। बिब्लियोग्राफिक कपलिंग,
वॉज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई MM कैस्लर, ये याद करना होगा आपको। अब देखो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका इज़ पब्लिश फ्रॉम शिकागो। देखो ये शिकागो जो है सो USA का शहर है, तो ये आपको दिमाग में ये आ सकता है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिखा हुआ है, तो ये होना चाहिए, टेक्निकली होना चाहिए आपको UK से पब्लिश, लेकिन ये होता है USA के शिकागो शहर से, आपको ये याद करना पड़ेगा। अब देखो वर्ड इंसाइक्लोपीडिया वाज फर्स्ट यूज्ड इन मॉडर्न सेल्स इन 1559, ये भी आप याद कर सकते हो, 15 4 60 होता है, लेकिन उससे एक कम था। तो पॉल स्कैलिच जो है सो फर्स्ट टाइम जो है इंसाइक्लोपीडिया वर्ड यूज किया था। अब देखो रेफरेंस सोर्सेज टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस जो है उसको गैजेटियर कहते हैं, गैजेटर कह सकते हो, बहुत लोग गैजेटर कहते हैं, बहुत लोग गैजेटियर कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन अबाउट अ पार्टिकुलर प्लेस, अगर इंडिया में कोई प्लेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो गैजेटियर से पता चलता है। अब देखो सूटेबल सोर्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन, देखो एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है ना उसके सोर्स को एल्मनैक कहते हैं, ये याद कर लो। जैसे प्लेस के इंफॉर्मेशन को आपको गैजेटियर कहते हैं, वैसे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन को एल्मनैक कहते हैं। अब देखो कलेक्टिव बिब्लियोग्राफीज आर ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव बायोग्राफीज आर ऑल्सो कॉल्ड बायोग्राफिकल डिक्शनरी, हुज हु एंड डायरेक्टरी। ये अलग अलग देश में जो है ना अलग अलग पब्लिशर्स पब्लिश करते हैं हुज हु एंड डायरेक्टरी, जिसको बायोग्राफिकल डिक्शनरी भी कहते हैं। देखो जैसे मान लो कि इंडियन बायोग्राफिकल डिक्शनरी है, तो उसमें जो है आपका सुभाष चंद्र बोस से लेके महात्मा गांधी से लेके चंद्रशेखर आज़ाद और भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो स्टार्ट किए, जैसे भाभा जो थे, फिर आपके जो विक्रम साराभाई हो गए हैं, तो ये सब के बारे में जो है इंडियन पर्सनैलिटीज़ जो हो गया उनके बायोग्राफीज, मतलब उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको बायोग्राफिकल डिक्शनरी कहते हैं। ये अलग अलग देश का अलग अलग छपता है, उसके पब्लिशर्स अलग अलग होते हैं, और हुज हु एंड डायरेक्टरी ये तीनों कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो द ज्योग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेज इन विच द नेम्स आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली इज नोन एज गैजेटियर। ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे जैसे गैजेटियर था उसी पे है, ये इसमें अल्फ़ाबेटिकली रहता है ये। ठीक है जी। अब देखो सीरियल पब्लिकेशंस विच कंटेन ब्रीफ पिन पॉइंटेड आंसर्स ऑफ द क्वायरीज आर कॉल्ड रेडी रेफरेंस सोर्सेज। अब देखो रेडी रेफरेंस सोर्सेज का मीनिंग क्या होगा, देखो जैसे हुआ कि कुछ जो रेफरेंस सर्विसेज है ना उसको आपको जो ज़्यादा जो मतलब क्वेश्चंस यूजर्स द्वारा डिमांड किया जाता है तो उसको ये लोग जो है तो बना के रखते हैं रेडीमेड, कि ये सब जो है तो ज़्यादा पूछा जा रहा है, पिन पॉइंटेड आंसर्स उसका पहले से बना रहता है कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो रीडर्स का, तो उसको जो है रेडी रेफरेंस सोर्सेज कहते हैं। तो वही सीरियल पब्लिकेशंस विच कंटेन ब्रीफ पिन पॉइंटेड आंसर्स ऑफ द क्वायरीज, देखो ये सीरियल पब्लिकेशन है, ये पब्लिश किया जाता है हर महीने। ठीक है, ब्रीफ पिन पॉइंटेड आंसर्स, तो वो रेडी रेफरेंस सोर्सेज हो गया। अगर आपको कुछ इसमें डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब देखो एल्मनैक जो है मैंने पहले भी डिफ़ाइन किया है कि आपका एल्मनैक एनुअल कॉम्पेंडियम ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स बोथ करेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव टाइम, तो ये रेडी रेफरेंस सर्विसेज हो गया एल्मनैक। ठीक है जी। अब देखो पब्लिशर्स ऑफ एशियन रिकॉर्डर, एशियन रिकॉर्डर जो है आपका पब्लिशर जो है इसका के थॉमस है, और ये आपका एशियन रिकॉर्डर जो है ये दिल्ली से पब्लिश होता है। पब्लिशन ऑफ एशियन रिकॉर्डर तो के थॉमस, आप याद रख लीजिए। अब देखो लाइब्रेरी लिटरेचर, डायरेक्टरी ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है उसको लाइब्रेरी लिटरेचर कहते हैं। अब देखो पब्लिकेशन ऑफ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो लाइब्रेरी हराल्ड जो है
वो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का पब्लिशर है, लाइब्रेरी हेराल्ड, मतलब दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन हाँ जो पब्लिश करता है उसका नाम है लाइब्रेरी हेराल्ड। देखो अब बुक्स इन प्रिंट जो है ये एनुअली पब्लिश होता है। बुक्स इन प्रिंट क्या होता है, ये आपका एक तरह से ट्रेड बिब्लियोग्राफी कहते हैं इसे, ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ये आपको बताता है कि आपके जो है कोई पब्लिशर एक साल में जो है कौन कौन से बुक्स पब्लिश कर रहा है। तो ये आपका जो है बुक्स इन प्रिंट का एक लिस्ट आप जो है दे सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनी जो जिन्हें भी बुक्स रिक्वायर्ड है, वो स्पेसिफाइड जो जैसे यूजर्स हुए उन्हें आप भेज सकते हो कि ये जो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है कि ये बुक्स जो है हमने इस साल प्रिंट किया है, तो आपको अगर ज़रूरत हो तो ले सकते हैं। तो ये याद करना, बुक्स इन प्रिंट जो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी है और ये एनुअली प्रिंट होता है। अब देखो एशियन रिकॉर्डर इज पब्लिश फ्रॉम न्यू दिल्ली। एशियन रिकॉर्डर के बारे में हमने और देखा था यहाँ पे। कोई बात नहीं, आगे अगर आता है तो हम लोग दोबारा देख लेंगे। हाँ देखो पब्लिशर ऑफ एशियन रिकॉर्डर जो था के थॉमस, और ये कहाँ से पब्लिश होता है, न्यू दिल्ली से। ठीक है जी। अब पब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, तो ये मंथली है जो केसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स जो है ये मंथली पब्लिश होता है। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आता है ये सब। तो आपको मन हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, नहीं तो आप याद कर जाओ या वीडियो को बार बार देख जाओ। अब देखो हु इज़ द पब्लिशर ऑफ द लाइब्रेरी लिटरेचर। लाइब्रेरी लिटरेचर जो है इसके पब्लिशर H.W. विल्सन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइब्रेरी लिटरेचर तो H.W. विल्सन। अब देखो कंकॉर्डेंस किसे कहते हैं, तो इंडेक्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ बुक और एन ऑथर इन ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है जी। तो देखो इंडेक्सिंग अगर किया जाएगा जिसमें जो टर्म्स ऑफ द बुक्स जो है, टर्म्स ऑफ द बुक्स क्या हो गया, मानो कि कोई बुक है, मान लो कि आपका फॉरेस्ट पे बुक्स है, ठीक है जी, फॉरेस्ट्री की बुक्स है, तो उसमें टर्म्स जो होंगे अलग अलग जो डिफ़िकल्ट टर्म्स होंगे उसका इंडेक्सिंग अगर किया जाएगा और एन ऑथर इन ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेटिकली जो इंडेक्सिंग किया जाएगा उसको कंकॉर्डेंस कहते हैं। तो ये सब पूछ सकता है एग्जाम में कि कंकॉर्डेंस किसे कहते हैं, तो ये 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको चूज करना पड़ेगा। अब देखो केसिंगर्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स जो है, तो ये न्यूज़ समरी है, ये आपका न्यूज़ समरी है और ये मंथली पब्लिश होता है। न्यूज़ केसिंगर्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है मंथली प्रोड्यूस होता है और ये न्यूज़ समरी है। ऑब्वियसली वर्ल्ड इवेंट्स का रिकॉर्ड होगा तो न्यूज़ इवेंट ही होगा। अब देखो हु पब्लिशेज यूनिवर्सिटी न्यूज़ लिटरेचर, तो AIU जो है यूनिवर्सिटी न्यूज़ लिटरेचर। AIU जो है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। AIU यूनिवर्सिटी न्यूज़ लिटरेचर, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है इसको। देखो हु पब्लिशर्स वीकली, तो RR बॉकर, ये आप समझ गए। पब्लिशर्स वीकली जो है एक और इधर क्वेश्चन था, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। तो पब्लिशर्स वीकली जो है सो RR बॉकर जो है, बॉकर वो पब्लिश करता है पब्लिशर्स वीकली। अब देखो और ये UK से होता है, याद कर लो। अब देखो टेबल 6 ऑफ द ऑक्सिलियरी टेबल्स इन DDC 20th एडिशन, तो ये लैंग्वेजेज को रिप्रेजेंट करता है। टेबल 6 ऑफ द ऑक्सिलियरी टेबल्स, देखो DDC क्या है, जैसे ये है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन का टाइप्स होता है जिसमें UDC आता है, DDC आता है, फिर CC कोलोन क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो।
तो ये सब क्लासिफिकेशन के टाइप्स हैं। तो जिसमें डीडीसी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इस पर टेबल 6 जो होता है ऑक्सिलरी टेबल्स, उसको लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो पब्लिशर्स ऑफ बुक्स इन प्रिंट, तो बॉकर कंपनी जो है ये इसका पब्लिशर्स है। तो इस मतलब इन्हीं का आर बॉकर जो था उनका, उन्हीं का ये स्टार्ट किया हुआ था बॉकर कंपनी। तो ये बुक्स इन प्रिंट जो है वो बॉकर कंपनी जो है वो पब्लिश करता है। अब देखो हु पब्लिशेज एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो निस्के है। तो ये एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है निस्केयर पब्लिश करता है, ये आप याद कर लो। ठीक है जी, एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो आइडिया ऑफ द थिसॉरफ एसेट वाज डेवलप्ड बाय जीन एटकिसन, ये भी याद कर लो। जीन एटकिसन जो है आइडिया ऑफ थिसॉरफ एसेट। अब देखो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है पब्लिश्ड बाय यूरोपा पब्लिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग यूरोपा पब्लिकेशन पब्लिश करता है। ये ऐसे भी याद कर सकते हो कि आप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है, तो ये पूरा वर्ल्ड इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक टाइम में यूरोप जो है सो पूरे वर्ल्ड पे रूल करता था। तो इस ऐसे आप याद कर सकते हो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कि यूरोप को लगता था कि जो जो मैंस बर्डन जो है ना कि पूरे वर्ल्ड को जो है सो सिखाना उनका एक दायित्व है कि उन पे एक बर्डन डाला गया है पूरे वर्ल्ड को जो है सिखाने के लिए। ऐसा यूरोपियंस को लगता था जो वहाँ के वाइट पीपल थे। वैसे आप याद कर सकते हो बस वर्ल्ड ऑफ लर्निंग तो यूरोपा पब्लिकेशन। ठीक है जी। अब देखो रीडर्स गाइड टू पेरियोडिकल लिटरेचर, रीडर्स गाइड टू पेरियोडिकल लिटरेचर ये इंडेक्सिंग सर्विस है, समझ गए। पेरियोडिकल लिटरेचर में जो आता है आपको जो भी मैगजीन्स वगैरह हो गए तो पेरियोडिकली जो है ना वो आपका छपता है, हर महीने हो गया, हर 15 दिन पे, हर 6 महीना पे, हर 1 साल पे, कैसे भी हो, तो वो इंडेक्सिंग सर्विस होगा। रीडर्स गाइड टू पेरियोडिकल लिटरेचर, कोई इंडेक्सिंग किया होगा उसी में से आप जो है खोज सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग सर्विस आपका क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स होता है। अब देखो साइंस साइटेशन इंडेक्स वाज स्टार्टेड बाय यूजीन गारफील्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जगह ई गारफील्ड भी लिखा रहता है, ई गारफील्ड, उससे जान लेना आप यूजीन गारफील्ड है। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है एससीआई कहते हैं इसे। देखो एससीआई को एसडीआई से आप मत कंफ्यूज होना, एसडीआई होता है सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एससीआई है साइंस साइटेशन इंडेक्स। देखो साइटेशन इंडेक्स क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ कि देखो साइटेशन कहते हैं कि अगर आप कोई मान लो कि जर्नल में अपना जो है कोई पेपर पब्लिश करते हैं, तो अगर कोई साइंस जर्नल है, मान लो कि जैसे नेचर जो है जर्नल, साइंस डायरेक्ट हो गया, ये सब जर्नल्स है जो साइंस से रिलेटेड जर्नल्स हैं। तो अब इसमें जो है साइटेशन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आपने कोई बहुत अच्छा पेपर लिखा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर हो, जिसमें आपने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है रिसर्च करके लिख दी। जैसे मान लो कि आप जो है कहीं का जैसे नीम सीड का ऑयल है, उसी में कोई आपने नया रिसर्च कर दिया, कोई नया कंपाउंड खोज दिया जो आपका रिवोल्यूशनरी है, तो उस पेपर को भी देख के जो है ना बहुत लोग जो है ये करते हैं, उस पेपर पे भी जब पीएचडी करते हैं, उससे आगे जो है उसमें तो पेपर का हेल्प लेके आप जो है आगे और ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उस पेपर से कुछ डेटा यूज करके जैसे आगे और रिसर्च कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में रिसर्च कर सकते हैं, पेपर पे जो है कमेंट लिख सकते हैं। तो ये सब जो हुआ, तो आपके पेपर को कितने लोग साइट किए हैं, कितने लोग उसको अपने पेपर में उसका ये किए कि हमने यहाँ से जो है कुछ डेटा लिया, उससे इंस्पायर किया, तो वो अपने पेपर में कोई साइट किया, तो उसे साइटेशन कहते हैं। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स उसी पे बेस्ड है। तो वो स्टार्टेड बाय यूजीन गारफील्ड, जिसको ई गारफील्ड भी कहते हैं। अब देखो ट्रेड बिब्लियोग्राफी हो गया, लिस्ट ऑफ बुक्स इन प्रिंट और फॉर सेल कंपाइल्ड बाय ए पब्लिशर। ये मैंने बताया था आपको, ट्रेड बिब्लियोग्राफी जो है बुक्स इन प्रिंट जो है ट्रेड बिब्लियोग्राफी के अंदर आता है। अब देखो नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है, किसी भी देश में जो है जितने बुक्स पब्लिश हो रहे हैं तो वो सारे का जो एक जगह आपका बिब्लियोग्राफी बनेगा उसको नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं।
वो पार्टिकुलर नेशन में सबका अलग अलग होगा। अब देखो कोनार्ड गैसनर जो है इज नोन एज द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, ये आप याद कर लो। कोनार्ड गैसनर जो है फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। अब देखो हु यूज्ड द वर्ड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट, तो लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, ये आप याद कर लो। बिब्लियोग्राफी का फर्स्ट टाइम जो है नाम लिया था लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन था, वर्ड था चलो कोई बात नहीं। देखो तो कोनार्ड गैसनर इज नोन फॉर द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी, हु यूज द वर्ड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट। देखो दोनों में डिफरेंस है। फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कोनार्ड गैसनर है, बिब्लियोग्राफी वर्ड पहली बार किसने यूज किया, वो था लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स। ऐसे ही आपका डिक्शनरी वर्ड पहली बार कौन यूज किया था उसका भी एक क्वेश्चन है इसमें आगे चल के, तो वो देखते लो। अब देखो बिब्लियोग्राफी डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, एक जैसे डिक्शनरी जो है वो लैटिन वर्ड से आता है, वैसे ही बिब्लियोग्राफी जो है ये ग्रीक वर्ड से आता है, ये आप याद करना है, ठीक है जी। अब देखो एनालिटिकल बिब्लियोग्राफी डील्स विद फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बुक। फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बुक में क्या आ जाता है, जैसे उसका साइज हो जाता है, नंबर ऑफ पेजेज हो जाता है, ये सब जो है आपका फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ बुक होता है, हार्ड कवर है कि नहीं है, ये सब जो है एनालिटिकल जब बिब्लियोग्राफी में आ जाता है, फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बुक। अब देखो लाइब्रेरीज आर कंसर्न विथ विच टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी, तो सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है जी। इस टाइप ऑफ बिब्लियोग्राफी लाइब्रेरी में यूज होता है, तो सिस्टमेटिक। तो ग्रे लिटरेचर किसको कहते हैं, तो अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो कि महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी कोई एक अपना जैसे डायरी लिखते हैं, तो वो डायरी जो है तो पब्लिश नहीं किया जाता है, ये जो है पब्लिश जो है तो नहीं किया गया। तो अगर नहीं किया गया पब्लिश तो वो ऐसे ही रह गया, तो वो ऐसे ही रह गया, तो उसे अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हुआ, जिसको ग्रे लिटरेचर कहते हैं, ठीक है जी। तो एट प्रेजेंट बाय विच सिस्टम BNB डिराइव सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, तो प्रेसिस। देखो BNB क्या है, तो ये ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी कहते हैं, तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी लाइब्रेरी, तो BNB जो हुआ ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी जो हुआ, उसका जो बिब्लियोग्राफी होगा तो उसको सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री जो है तो कैसे किया जाता है, सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्री, किसी सब्जेक्ट का इंडेक्स का एंट्री, तो वो प्रेसिस है। प्रेसिस जो है सो ये आप याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है। प्रेसिस हुआ कंप्यूटर असिस्टेड प्री कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ये पहले से जो है प्री कोऑर्डिनेट कर दिया गया है, वो अपने आप जो है उसी हिसाब से इंडेक्सिंग किया जाता है, तो प्री कोऑर्डिनेटेड है ये। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, प्री कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम, ठीक है जी, प्रेसिस। अब देखो गैजेटियर ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। आप देखते हो कि न्यूज़पेपर्स में जो लिखा जाता है कितने बार गैजेट ऑफ इंडिया, तो वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग पब्लिश करती है। अब देखो INB जो है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये था जैसे BNB था आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, वैसे INB है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग इसमें क्या गलती करते हैं कि लोगों को लगता है कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है तो ये आपका दिल्ली से होगा, है ना, लेकिन ये गलत है, दिल्ली से नहीं, ये आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कैलकाटा, यहाँ से पब्लिश होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कैलकाटा से। अब देखो यूनियन कैटलॉग, NUCSSI नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया,
ये पब्लिश करता है। यूनियन कैटलॉग NUCSSI पब्लिश करता है, जो है नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। अब देखो इन विच ईयर INB वाज फर्स्ट पब्लिश। तो INB फर्स्ट कब पब्लिश हुआ? INB क्या है? तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है। तो फर्स्ट जो है ये 1955 में पब्लिश हुआ। और कहाँ से? तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कैलकाटा, वहाँ से। देखो विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इज यूनियन कैटलॉग। देखो यूनियन कैटलॉग जो है तो कौन सा टाइप का सोर्स हुआ? तो मैंने जैसे बताया था कि फर्स्ट जो आपका प्राइमरी सोर्स जो है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहता है, वो प्राइमरी सोर्स से आता है, जिसमें आपका रिसर्च पेपर्स हो सकता है, कोई लैब के नोट्स हो सकते हैं, आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारे हैंडबुक है, वो सब आ जाता है, सब प्राइमरी सोर्सेज में। अब देखो यूनियन उसका कैटलॉग बनाया, अब उसका इंडेक्सिंग कर दो या कैटलॉग बना दो तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सोर्स हुआ। तो सेकेंडरी सोर्स कहते हैं कि वैसा सोर्स जिससे प्राइमरी सोर्स को खोजना आसान है, वो सब सेकेंडरी सोर्स में आ जाता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट आप लिख दो तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हुआ? समरी ऑफ द, जैसे सोर्स हुआ प्राइमरी सोर्स, तो समरी अगर लिखा हुआ है तो आप एक समरी अगर बुक का कोई एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ में लिख दे तो वो पढ़ना आसान होगा, जिससे आप बुक के बारे में जान सकते हैं, है ना? तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाता है। तो यूनियन कैटलॉग भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। अब देखो इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज बुक्स आर कवर्ड इन INB, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में 14 लैंग्वेजेज में जो है आपके बुक्स कवर किए जाते हैं। अब देखो इन UDC द सिंबल कोलोन इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशन। किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है तो अब UDC जो हुआ, जैसे ये सब क्या है? UDC जो है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे आपका DDC होता है, डेविडेशन क्लासिफिकेशन, CC होता है कोलोन क्लासिफिकेशन, वैसे ही UDC है। तो इसमें जो कोलोन जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? तो रिलेशन। और देखो BNB क्या था? ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी था, लाइब्रेरी का वहाँ के, पब्लिश्ड इन 1949। याद करो आज़ादी से 2 साल बाद वहाँ का पब्लिश हुआ था ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी 1949। अब देखो फ्रीक्वेंसी और BNB जो है वीकली है। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है तो वीकली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है जी। अब देखो सिंस व्हेन वाज द साइंस साइटेशन इंडेक्स पब्लिश। साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है सो 1964 से पब्लिश हुआ है, ठीक है जी। अब देखो एक साइंस साइटेशन इंडेक्स पे एक इधर और क्वेश्चन था हमारा, साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है तो यूजीन गारफील्ड द्वारा स्टार्ट किया गया था। और ये कब स्टार्ट किया गया? तो 1964 में। वैसे ही ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है स्टार्ट किया गया था 1949 में, वीकली पब्लिश होता है। अब देखो राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स इज अ करेंट अवेयरनेस सर्विस। करेंट अवेयरनेस सर्विस का मीनिंग आप समझ गए कि आपको करेंट अवेयरनेस सर्विस का मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो कि लोग जो है सो सब्सक्राइब किए हुए हैं लाइब्रेरी को कि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है पीरियोडिकल आता है, मैगजीन आता है, जर्नल आता है, तो आप हमें भेज देंगे, ऐसा डील कर सकते हो आप, क्योंकि रेफरेंस सर्विस का काम ही वही है कि आपको रेफ़र करना। तो वैसे ही करेंट अवेयरनेस सर्विस हुआ तो उसमें लेटेस्ट जो भी आपका रेफरेंस मतलब पीरियोडिकल जर्नल बुक्स जो भी आता है उनके हिसाब से जो यूजर्स डिमांड किए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको करेंट अवेयरनेस सर्विस कहते हैं। अभी इसी में जो है आगे चल के SDI होता है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको सेलेक्टिवली यूजर्स को पहुंचाने को सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। और देखो हु पब्लिशेज द इंडेक्सिंग पीरियोडिकल ऑफ साइंस सब्जेक्ट करेंट कंटेंट्स? तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। साइंस सब्जेक्ट करेंट कंटेंट्स जो है तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करता है, ये याद करेंगे। साइंस सब्जेक्ट करेंट कंटेंट्स तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन।
अब देखो, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स बिफोर 1958? जो इंडिविजुअल आर्ट इंडेक्स, सॉरी इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स जो है वो टेक्नोलॉजी अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है उसका 1958 से पहले जो है इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स जो है लिखते थे उससे। ठीक है जी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो, व्हाट डज इंडेक्सिंग पीरियोडिकल प्रोवाइड? तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो है उससे क्या मिलता है? तो होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल्स। तो इंडेक्सिंग आपका जो है वो जैसे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाता है। अब उसमें जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है आर्टिकल का, जिसमें आप जो है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में क्या आ जाता है आपका, जो उसका बेसिक जो डिस्क्रिप्शन है जिससे जो है वो आप खोजा जा सके उस डॉक्यूमेंट को। ठीक है, तो इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो है उसमें क्या लिखोगे आप? बिब्लियोग्राफिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिखोगे और क्या लिख सकते हैं? देखो, हु पब्लिशेज INIS एटम इंडेक्स? तो INIS जो है ये आपका न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है। न्यूक्लियर साइंस ये जो है सो ऑस्ट्रिया से पब्लिश होता है। अब INIS एटम इंडेक्स जो है INIS वियना, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है वियना, वहाँ से पब्लिश होता है। ठीक है, वियना याद रखो। अब पब्लिशर्स ऑफ अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स, अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है HW विल्सन। अब देखो, जैसे अप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो था वो 1958 से पहले इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स था, ये आप याद कर लिए। अब इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स भी इसको पहले कहते थे, इंडस्ट्रियल आर्ट इंडेक्स। तो इसके पब्लिशर जो हो गए ये HW विल्सन हो गया। अब देखो, CD-ROM वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स इज बीइंग पब्लिश सिंस व्हेन? तो सिंस 1988 में कंप्यूटर्स आ गए थे, तो CDs जो थे वो आपका उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बढ़ गया था। ठीक है जी, तो वो लाइब्रेरीज़ में स्टोर करके जैसे रख दिया था CD में, डॉक्यूमेंट वगैरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी CD में रखा जाता था। तो वही CD-ROM वर्जन ऑफ साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो 1988 से 1988 से आपका पब्लिश किया जा रहा है। अब देखो, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो है, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बेसिकली जो है तो समरी जो होता है, कि आप जो है वो पढ़ के जो है पता लगा सकते हैं कि वो आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने पे क्या क्या पता चलेगा। ठीक है जी, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हो गया, जिसमें क्या हो जाएगा, होल बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग साइड एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द आर्टिकल्स, ये सब आपको एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस में मिल जाता है। ठीक है जी, अब देखते हैं। अब सब्जेक्ट स्कोप ऑफ INIS एटम इंडेक्स जो है सो क्या मैंने बताया, सब्जेक्ट स्कोप जो उसका होगा तो एटॉमिक एनर्जी जो है वो है। इसका कहाँ है आपको? वियना में हेड क्वार्टर। ये क्या है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट स्कोप ऑफ INIS एटम इंडेक्स जो है एटॉमिक एनर्जी जो है इसका है। अब देखो, ऑनलाइन एडिशन ऑफ इंडेक्स मेडिकस, तो मेडलाइन। तो ऑनलाइन एडिशन ऑफ इंडेक्स मेडिकस, तो इसको मेडलाइन कहते हैं। मेडलाइन ये जो है आपको मेडिकल फील्ड से इंडेक्स मेडिकस, तो मेडलाइन जो है वो मेडिकस इंडेक्स को कहते हैं। अब देखो, पब्लिकेशन ऑफ फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है वो स्टार्टेड विद द नेम ऑफ साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो साइंस एब्स्ट्रैक्ट था, फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट को पहले जो है सो साइंस एब्स्ट्रैक्ट कहते थे, ये आप याद कर सकते हैं। देखो, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेसेट सीक्वेंस। ये देखो, फेसेट सीक्वेंस जो है ये भी एक नया टॉपिक है उसमें लाइब्रेरी साइंस में, जो मैंने BLIS MLIS वगैरह की क्लास कवर करूँगा उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा आपको एक्सप्लेन करने में, तो इसलिए पहले इसको याद कर लो बस कि वॉल पिक्चर प्रिंसिपल जो है तो फेसेट
सीक्वेंस का एक मतलब प्रिंसिपल है, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, ठीक है जी, फैसेट सीक्वेंस का। अब देखो विच वन इज द फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जर्नल डेज स्कैवेंस। फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियोडिकल जो है तो जर्नल डे स्कैवेंस, जर्नल डेज स्कैवेंस जो है फर्स्ट इंडेक्सिंग पीरियोडिकल ऐसा कहते हैं, जर्नल डेज स्कैवेंस। और देखो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जो वीकली पब्लिश होता है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है जी, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट्स। अब देखो 5 इंडेक्सेज और बिब्लियोग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट जो होगा, ऑथर इंडेक्स, बायो सिस्टमेटिक इंडेक्स, जेनेरिक इंडेक्स, कंसेप्ट इंडेक्स और सब्जेक्ट इंडेक्स, ये सब आप याद कर सकते हो। बस ये याद कर लो कि बिब्लियोग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट के कितने इंडेक्सेज हो सकते हैं, तो 5 इंडेक्स होते हैं। ऑथर आ जाता है, बायो सिस्टमेटिक, जेनेरिक इंडेक्स, कंसेप्ट इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स। अब आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है पब्लिश बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, और ये हर 15 दिन को, फोर्टनाइटली मतलब होता है एवरी 15 डे ये पब्लिश होता है। तो 15 फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है तो इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो है वो पब्लिश करता है फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट। वैसे ही केमिकल एब्स्ट्रैक्ट जो था ये वीकली प्रोड्यूस होता है। फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट जो है सो हर 15 डे पे होता है। देखो तो केमिकल का हो गया, फिजिक्स का हो गया। अब देखो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, भाई बायो साइंस इंफॉर्मेशन सर्विस, ये वीकली होता है जिसको बायोसिस कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, देखो केमिकल वाला भी वीकली हो गया, बायो वाला भी वीकली हो गया। तो ऐसे याद कर सकते हो, बीसी से याद कर लो, बीसी सबको पता ही होगा। तो बायो और ये एवरी वीकली, और इसके अलावा फिजिक्स बचता है, फिजिकल वाला फिजिक्स एब्स्ट्रैक्ट, तो ये आपका एवरी 15 डेज में है, ठीक है जी। अब देखो टाइप ऑफ सर्विस ऑफ मैथमेटिकल रिव्यूज, तो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, ठीक है जी। मैथमेटिकल रिव्यूज जो है वो एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। अब देखो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी ये पब्लिश करती है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। देखो द एंट्रीज इन इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू यूडीसी क्लासिफिकेशन। ये याद कर लो, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है, जैसे यूडीसी हो गया, डीडीसी हो गया, कॉमन क्लासिफिकेशन हो गया, इसी टाइप का। तो साइंस, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, तो उसको यूडीसी क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लासिफाई किया गया है। अब देखो लीसा किसे कहते हैं, तो लीसा लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है, लीसा जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये याद कर सकते हो आप। इज अरेंज अकॉर्डिंग टू विच क्लासिफिकेशन स्कीम, तो स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसके अनुसार जो है लीसा जो है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है सो इंस्टॉक पब्लिश करता है। इंस्टॉक क्या है, तो इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन DOC सेंटर, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है सो इंस्टॉक कहते हैं। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो है तो आपका इंस्टॉक पब्लिश करता है, और ये एवरी 15 डेज पब्लिश होता है। तो अब जैसे याद हो गया आपको, जैसे जो बायो हो गया और केमिस्ट्री, ये दोनों का एवरी 7 डेज में होता है। और जैसे इंस्टॉक हो गया का इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट हो गया, और फिजिक्स वाला हो गया, वो एवरी 15 डेज होता है, ठीक है जी। अब देखो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय IASLIC जो है सो इंडियन
लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट पब्लिश करता है। ठीक है जी, IASLIC इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो लीसा पब्लिश बाय लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो लीसा पब्लिश करता है। तो एक और लीसा पे क्वेश्चन था, तो स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें फॉलो किया जाता है। अब लीसा जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिश करता है। और देखो टाइटल ऑफ लीसा, तो जो लीसा जो था वो अब जैसे जो है टाइटल ऑफ लीसा प्रीवियसली, पहले क्या था लीसा का टाइटल? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट लीसा का था। लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट जो था वो लीसा का पहले टाइटल था। ठीक है जी। अब देखो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेफरेंस डेटाबेस टू इंडिकेट सोर्सेज। ये मैंने पहले भी बताया है कि रेफरेंस डेटाबेस से क्या मतलब होता है, तो कि आपका सोर्स वो है वहाँ तक आपको इंडिकेट कर देगा कि इसका सोर्स यहाँ है, आप जाके जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो इंडिकेट सोर्सेज, फंक्शन ऑफ रेफरेंस डेटाबेस। ठीक है जी। अब देखो बेस ऑफ ऑनलाइन सर्चिंग जो है तो डेटाबेस है। अब कुछ भी आप सर्च कर रहे हो ऑनलाइन, तो वो डेटाबेस में कहीं पे तो स्टोर होगा ना, तभी तो आपको सर्च होके मिल जाएगा। वही बेस ऑफ ऑनलाइन सर्चिंग जो है तो डेटाबेस को कहते हैं। अब देखो बिब्लियोग्राफी डेटाबेस कैन मेनली बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, रेफरेंस एंड सोर्स डेटाबेस। तो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस हुआ, तो इसको बिब्लियोग्राफिक का डेटाबेस जो है तो उसको दो तरह से कैसे कर सकते हैं, देखो मैं समझाता हूँ। एक रेफरेंस और सोर्स डेटाबेस। सोर्स डेटाबेस क्या हुआ, जहाँ आपका सोर्स है तो उसके तरफ आप पॉइंट आउट कर रहे हो यूजर्स को कि ये सोर्स यहाँ पे से है। वो रेफरेंस आपका जैसे बता रहे हो आप कि यहाँ से सोर्स है इसका, वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसमें जो दो डेटाबेस हुआ, एक सोर्स डेटाबेस हुआ और एक रेफरेंस, कि रेफरेंस आप देखो उस चीज़ का डेटाबेस हुआ। अब देखो मेडलार्स प्रिपेयर्स विच डेटाबेस टू इंडेक्स मेडिकस, ये पहले भी हम लोग पढ़ लिए हैं। मेडलार्स प्रिपेयर्स विच डेटाबेस टू इंडेक्स मेडिकस। ठीक है जी। और विच टाइप ऑफ डेटाबेस इज CD-ROM सर्विसेज लाइक ट्रेड जर्नल और डिस्क, तो ये रेफरेंस डेटाबेस हो जाता है CD-ROM वाला। ठीक है जी, रेफरेंस डेटाबेस। तो देखो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन बाय रंगनाथन, जैसा मैंने बताया था कि 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा डॉक्यूमेंट। कन्वेंशनल आप जान ही रहे होगे कि जो नॉर्मल चला आ रहा है, बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया, थीसिस पेपर हो गया आपका, और नॉर्मल जो आप जान रहे हो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है, प्राइमरी सोर्सेज। अब देखो नियो कन्वेंशनल जो नया है, नियो मतलब न्यू होता है, तो नए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आ जाते हैं आपका मैप, स्पेसिफिकेशंस हो गया किसी चीज़ का। मान लो कि कोई जैसे कंप्यूटर है तो उसका स्पेसिफिकेशन हुआ, तो फिर स्टैंडर्ड्स हुआ कि जैसे मेडिसिन का स्टैंडर्ड हो गया कि ये चीज़ इतना मिलाना, इतना मिलाना, इतना मिलाना, तो ये सब जो है तो ये डेटा। अब देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आ जाता है ऑडियो विजुअल और माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म जैसे रील्स होता था आपके कैमराज में, तो वो आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आ जाता है। ऑडियो विजुअल्स और माइक्रोफिल्म नॉन कन्वेंशनल में। अब देखो मेटा डॉक्यूमेंट, वो डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, इसको मेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं। मैं इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो कि हमारे ढेर सारे सैटेलाइट्स हैं, तो कोई जैसे ओशियन सेट है तो ओशियन का डेटा जो है वो हमेशा कैलकुलेट करते रहता है। फिर जैसे मान लो कि कोई एटमॉस्फेयर का डेटा निकालने के लिए जैसे AQI होता है, आपको ये जब सिंपली पता होगा, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, तो ये हर एक शहर में लगा होता है थोड़े थोड़े दूरी पे,
तो ये मान लो कि हर मिनट का जो है एयर क्वालिटी डेटा अगर स्टोर कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली स्टोर कर रहा है ना, इसमें ह्यूमन का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको मेटा डॉक्यूमेंट कहते हैं। तो डायरेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे ब्लैक बॉक्स होता है प्लेन में, जो प्लेन क्रैश कर जाता है तो वो जो है आदमी जाके मतलब देख सकता है कि रीजन क्या था क्रैश का। तो ब्लैक बॉक्स में जो है अपने आप सारा डेटा जो है स्टोर होते रहता है उसका। तो ये सब आ गया आपका मेटा डॉक्यूमेंट में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स। सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है क्लैरिवेट एनालिटिक्स ये पब्लिश करता है। क्लैरिवेट एनालिटिक्स जो है सो सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स करता है। अब देखो CW हैंसन जो है डिवाइड डॉक्यूमेंट्स इनटू 2 कैटेगरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है जी। और वैसे ही SR रंगनाथन जो थे कितने में किए थे, 4 पार्ट, कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और मेटा। अब देखो डेनिस ब्रोगन डिवाइड्स डॉक्यूमेंट्स इनटू 3 कैटेगरी, याद कर लो। तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन हो गया आपका। CW हैंसन 2 कैटेगरी, डेनिस ब्रोगन 3 कैटेगरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, और SR रंगनाथन 4 कैटेगरी। अब देखो ये आपको याद करना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत समझाना पड़ेगा। कैनन्स क्या होता है, लेंस क्या होता है, ये सब। तो कैनन्स ऑफ कंटेक्स्ट बिलोंग्स टू आइडियल प्लेन। कैनन्स ऑफ कंटेक्स्ट बिलोंग्स टू आइडियल प्लेन। अब देखो यूरोपा ईयर बुक जो है और वर्ल्ड सर्वे जो पब्लिश फ्रॉम लंदन, मैंने बताया था यूरोपा ईयर बुक जो है सो ऐसे आप याद कर सकते हो, यूरोप से पब्लिश होता है। उस समय यूरोप का मीनिंग एक तरह से मेन सबसे पावरफुल UK ही था, तो लंदन से पब्लिश होता है यूरोपा ईयर बुक। जैसे आप सुने हो कि मनोरमा ईयर बुक जैसे पब्लिश होता है, वैसे ही यूरोपा ईयर बुक होता है। अब देखो फ्रॉम विच कंट्री कंटेंट्स इज बीइंग पब्लिश। कंट्री कंटेंट्स जो है सो USA से पब्लिश हो रहा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में 17 वॉल्यूम, ये भी याद कर लो बस। SDI का मैंने बताया था, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब इसके बाद जो है लास्ट लेक्चर हम इसके बाद पब्लिश करेंगे। तो आप इस लेक्चर को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स लाएंगे उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर नहीं दबाते हो आप तो ये सब वीडियो जो है सो छप के रह जाता है, छिप जाता है आपको, और पता भी नहीं चलेगा कि मैंने क्या वीडियो अपलोड किया है। और अगर आप लाइब्रेरी प्रोफेशन में तो हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें।